एक तो अभी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर काफ़ी सारे पूरे हरिद्वार जनपद के सभी हमारे भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं। जिलाधिकारी जी, हमारे जितने भी एसडीएम हैं, एडीएम हैं, जिनकी भी यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आई हैं, जो भी प्रार्थना पत्र आए, वो सारे प्रार्थना पत्र ले लें और मेरे तक पहुँचा दें। सब लोग, सारे लोग कलेक्ट करके ले आए बीच में से, बीच में जाके सबके, क्योंकि उधर बहुत पीछे तक लोग हैं और यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनकी सारी एप्लीकेशनें आप लोग ले लीजिए। चलिए, तो एक बार मेरे साथ जयकारा करिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, पूज्य संत समाज की, पूज्य संत समाज की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ मैया की, गौ माता की। आज जन चौपाल, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, श्यामपुर क्षेत्र में आज इस चौपाल में यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य संत और जिनकी बाड़ी में सच में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान रहती हैं, ऐसे पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज, हमारे ऋषेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य हमारे सभी संतगण, और संतों के बीच में से उनके प्रतिनिधि के नाते राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र से लगातार जिन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, और मुझे भी स्वामी जी के साथ कई बार श्यामपुर, आर्यनगर, आसपास के क्षेत्र, सब जगह पर जाने का अवसर मिला। और मैं जब युवा मोर्चा में था, हम लोग बहुत बाल्यकाल से ही स्वामी जी और हम, संजय गुप्ता जी, हमारे जो है लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे। तो आज बड़ा मुझे सच में यहाँ पहुंचकर बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है आप सबको बीच में आकर, कि इतनी बड़ी संख्या में स्वामी जी से कल दिन में 1 बजे ऐसे ही तय हुआ कि हमारे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार एक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मैं हरिद्वार में भी, श्यामपुर क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्र में, या जिसका नाम आप सब लोगों ने कहा कि आर्यनगर होना चाहिए, पहले गाजीवाली बोलते थे, अभी 1-2 बार और गाजीवाली मुझे कोई कह रहा था, पूज्य महाराज जी। अरे मैंने कहा भाई अब गाजीवाली मत कहो, जब आदेश आना होगा आ जाएगा। अब हमने कह दिया कि ये शासनादेश हो गया है कि अब इसका नाम आर्यनगर हो गया है, तो किसी आसपास के क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में मुझे आना है। तो सच में मैं आप सबका अपनी ओर से बड़ा अभिनंदन करता हूं। मैं तो सोच रहा था कि स्वामी जी ने चौपाल लगाई है, हमारे जिलाधिकारी जी ने सबको बुलाया होगा, तो 200, 400, 500, 1000, 2000 लोग होंगे। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ हजारों हजार की संख्या में, यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे सब भाई बहन आए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे विधायक जी रुड़की से पहुँचे हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी, लगातार तीसरी बार ये उस रुड़की क्षेत्र से लगातार निर्वाचित होकर विधानसभा में रुड़की क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी, ये भी हमारे बाल्यकाल के साथी हैं।
श्री आशुतोष शर्मा जी, जमदग्नि साहब के चैंपियन साहब, संजय गुप्ता जी तो हैं ही पहले से। इनके क्षेत्र में भी मैं इस बार बहुत दिनों बाद गया। गंगदासपुर, और क्या लोगों का सैलाब। हम तो गए थे वहां बाढ़ को देखने, नाव में बैठ के, ट्रैक्टर में बैठ के, जाने का रास्ता नहीं था, 5-5, 6-6 फुट पानी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रैली हो रही हो, वहां पर कोई बड़ा क्या रोड शो हो रहा हो। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, जन सैलाब था। हाँ, डॉक्टर जयपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे किरण चौधरी जी, डॉक्टर मधु जी, हमारे मास्टर सत्यपाल जी, हमारे राम विशाल पूज्य राम रविदेव जी और पूज्य संतगण हमारे उधर जो है, देशराज जी, राजीव शर्मा जी, हमारे राकेश जी, मोगा जी, शोभाराम जी, मनोज गर्ग जी, संदीप जी, उधर अनीता जी और ललित जी, और उधर मनोज और कोई दिखाई नहीं दे रहा उधर। अरोड़ा जी, हाँ अरोड़ा जी कहाँ, जगपाल जी हमारे, अरे तो बहुत सीनियर आदमी है। हमारा विक्रम पहलवान बिल्कुल जो है चीन की दीवार की तरह जो है ठोस। सैनी जी और श्यामवीर जी का मैं इसलिए उल्लेख करता हूँ, श्यामवीर जी जब हम ओटीसी कर रहे थे तब ये हमारे जो है वो थे नियंत्रक पूरे। और आज मैंने इनको देखा कि पहले वो वहां बैठे थे, मेयर साहब मैडम आई किरण जी, और उन्होंने अपनी सीट छोड़ के जो है उनको वहां बैठा दिया और ये जमीन पर बैठ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की देखिए हमारी पद्धति है। पूज्य महाराज जी, ये जो है ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लोग सीट के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहां ये पद्धति है, नीति है कि दूसरों को आगे कर दिया जाता है। जैसे मैं भी देखिए छोटे में ही जो है सब लोगों ने मुझे आगे कर दिया। हमारे त्यागी जी, अजीत जी हैं, हमारा साथी कर्ण सिंह, आदेश जी, हमें कितने नाम लूं मैं सबको, सागर है, उधर हमारा गौरव है। अरे बलवंत जी को कैसे भूल सकते हैं, बताए बलवंत जी हम आपको भूलें? बलवंत जी मेरे से मिलने के लिए विधानसभा में आए थे अभी एक दिन, और बलवंत जी को हम जानते हैं बहुत साल से, लगभग 30 सालों से भी ज्यादा साल हो गए। हाँ 95 से। और बलवंत जी की आयु जानते कितनी हो गई है? 9 दशक पूरे कर लिए हैं पूरे उन्होंने, और पूरे अभी भगवान की कृपा से 27 होंगे आप। क्या भाई जिंदाबाद करिए एक बार जोर से, बिल्कुल। देखिए सब भगवान की कृपा होगी, गंगा माई की कृपा होगी। वीरेंद्र सैनी जी, मानवेंद्र कहाँ है? गायब ही है, उधर है, झबरेड़ा वाली पगड़ी बदवाई थी अभी हमारी। तो आए हुए हमारे सभी किसान भाई, सभी हमारी बहनें, आंसू, अब मैं सबका नाम अब मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल दूंगा नहीं, लेकिन अब इतना बोलूंगा कैसे? तो फिर यही नाम ही बोलते रहूंगा फिर। अभी स्वामी जी मुझे बहुत नाम याद है। भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर अवसर है ये आज। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जिलाधिकारी जी श्री मयूर दीक्षित जी, और अभी नए हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह जी भुल्लर जी, और मुख्य विकास अधिकारी जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, सच में आपने मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया। हमारे युवा साथियों ने नारे लगाए, जोश भरे नारे लगाए, और हमारी बहनों ने अपने पारंपरिक परिधानों में आकर मेरा तिलक लगाकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमारी कार्य संस्कृति के प्रमुख हिस्से रहे हैं, हमारी संस्कृति के पार्ट रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएं,
उनकी समस्याओं को सुने, और इसीलिए हमने जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोग इन जन चौपालों में अपनी सहभागिता कर चुके हैं महाराज जी। हमारे राज्य में ये अपने आप में राज्य स्थापना के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और इसके पीछे हेतु है कि दूर दराज के गांव में, देहात में, सीमांत क्षेत्रों में लोगों को सरकार के पास न जाना पड़े, प्रशासन के पास न जाना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, राज्य के मुख्यालय देहरादून न जाना पड़े। सरकार और सरकार के प्रशासन के सभी विभाग उनके गांव में जाएं। और हमने प्रत्येक न्याय पंचायत में ऐसे जन सुनवाई के कार्यक्रम जो है 17 दिसंबर से प्रारंभ किए, और 45 दिन का हमने ये कार्यक्रम रखा था। और जगह जगह से डिमांड आने लगी कि इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, उनके प्रमाण पत्र उनके घर के पास बन रहे हैं, लाभार्थी योजनाएं चाहे भारत सरकार की हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अनेक लाभार्थी योजनाएं गांव के गरीब, मजदूर, वंचित, पीड़ित, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। और मैं सबसे पहले कार्यक्रम में मैं रानीखेत में एक चौपाल में मैं सम्मिलित हुआ, और मैंने ऐसे ही जैसे आज मैंने यहाँ पर लगभग 40-50 लोगों से संवाद किया, उनकी आवेदन पत्र लिए, इसी प्रकार जब मैं आवेदन ले रहा था तो एक आवेदन बार बार नाम पुकारे जा रहे थे, मैं खुद बता रहा था, रजिस्टर में लिखवा रहा था और एप्लीकेशन ले रहा था। एक नाम मैंने बार बार पुकारा, वो आए नहीं। अब मुझे लगा कि एप्लीकेशन तो यहाँ लगी हुई है, नाम इनका लिया जा रहा है, आ क्यों नहीं रहे। बाद में पता लगा कि वो हमारे दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग भाई हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है अपनी कि मेरा जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना है। अजीत जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, दिव्यांग भाई बहन कैसे आएंगे। तब मुझे उन्होंने कहा कि ये चौपाल जब यहाँ की पूरी हो जाएगी, जब ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाएगा, हम सारी मशीनें ले जाकर, सारे डॉक्टर लेकर उनके घर पर जाएंगे और वहीं पर हम सर्टिफिकेट बनाएंगे। इस प्रकार भाइयों बहनों, जब 5 लाख लोगों ने इन शिविरों में भाग ले लिया, उसके बाद भी लोगों के बीच में से आवाज आई कि अब ये कार्यक्रम और आगे बढ़ना चाहिए, और हमने इसको अगले 20 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हो गया है, वहां जहां कमी रह गई है वहां दोबारा हो, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएं। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हमारा देश का आदर्श राज्य बने, अग्रणी राज्य बने और पहली पंक्ति के राज्यों में हमारा नाम आए। आज मुझे आप सबको बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हिंदुस्तान के जब भी अग्रणी श्रेणी के राज्यों की गिनती होती है, आप याद करिए पहले के समय में और आज, आपको अंतर साफ मालूम दिखाई देता होगा कि बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं भारत सरकार के जिसमें उत्तराखंड हमारा उस इंडेक्स में, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोलिए। देखिए सबसे पहले एसडीजी इंडेक्स,
अब एसटीजी इंडेक्स क्या होता है, बार बार हम बोलते हैं, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ओम प्रकाश जी, अब इसको आपको भी आगे ऐसे ही बोलना है, इसलिए आप सबको पता होना चाहिए। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें नीति आयोग, भारत सरकार और यूएनओ के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कौन सा राज्य किस प्रकार से विकास के कामों को आगे बढ़ा रहा है, किस प्रकार से मानकों का पालन कर रहा है। और जब उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में सभी राज्यों की गिनती होती है भारतवर्ष के, तो 23-24 के इंडेक्स में हमारे राज्य उत्तराखंड देवभूमि को पहला स्थान उस इंडेक्स में मिलता है। भाइयों बहनों, सीमित संसाधनों के बावजूद, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कौशल विकास का क्षेत्र हो, या अच्छी व्यवस्था देनी हो राज्य में आने वाले देश भर के, दुनिया भर के पर्यटकों को, यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को, यहां श्रद्धालुओं को, भाइयों बहनों, वो सारे मानक बनाए जाते हैं। उन मानकों में जब अच्छा काम होता है, अब देखिए हमारे राज्य की आबादी कितनी, लगभग 1.5 करोड़, लेकिन हमको पूरे साल भर कितने लोगों का इंतजाम करना पड़ता है? कम से कम 8-9 गुना ज्यादा लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। और हम व्यवस्था करते हैं, इसमें मेरे हरिद्वार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी हमारी धर्मशालाएं, पूज्य संत गणों का इतना बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ कि लाखों लाखों लोग हरिद्वार में आ जाते हैं, हरिद्वार से चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। इतनी धर्मशालाएं हैं, इतने आश्रम हैं, इतने देव स्थान हैं, इतने धर्म स्थान हैं, बहुत बड़ा योगदान। और हम उनके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, पेयजल की व्यवस्था करते हैं, पार्किंग की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। और आने वाले समय में ये कम नहीं होने वाला है, ये लगातार बढ़ने वाला है। और इस साल केवल और केवल पर्यटक 6 करोड़ से ज्यादा आए हैं हमारे राज्य के अंदर। अभी भारत सरकार ने निर्यात तैयारी सूचकांक निकाला है, उसमें भी हमारे जैसे राज्यों की श्रेणी में हमको उस तैयारी करने वाले सूचकांक में भी पूरे देश के अंदर पहला स्थान मिला है। कृषि के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है, पर्यटन के क्षेत्र में हमको पहला स्थान मिला है, फिल्म फ्रेंडली स्टेट में भी हमको पहला स्थान मिला है। आज पूरे देश भर के लोग जो दूसरे दूसरे स्थानों पर जाते थे, वो फिल्म बनाने उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके अलावा खनन हरिद्वार का एक प्रमुख मुद्दा हमेशा रहता है, लेकिन महाराज जी, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं माननीय कि समय समय पर इसका सवाल उठते थे। हम खनन में पॉलिसी लेकर आए नहीं, और उस पॉलिसी का परिणाम हुआ सारी चोरी, सारे अवैध रूप से चलने वाला ये खनन बंद हुआ, जिसका रेवेन्यू मात्र 300-400 करोड़ हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ को पार कर गया। और लगातार, और उसके कारण से श्रेणी सी के राज्यों की सूची में हमारे राज्य को भारत सरकार ने सारे मानक पूरा करने के प्रोत्साहन के रूप में हमको 100 करोड़ रुपए की राशि, 200 करोड़ रुपए हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमने देहरादून में किया, प्रधानमंत्री जी आए, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने 3,56,000 करोड़ के 3,56,000 करोड़ के एमओयू ने साइन किए। और लोग मजाक बनाते थे, कहते थे इन्वेस्टर समिट होती है, पैसा खर्च हो जाता है, एमओयू साइन हो जाते हैं पूज्य महाराज जी, लेकिन धरातल पर नहीं उतरते हैं। आपके आशीर्वाद से
माँ गंगा की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से 3,56,000 करोड़ के एमओयू में से 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू धरातल पर उतर गए, ग्राउंडिंग हो गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रुद्रपुर में आए थे, उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में उन्होंने हम सबका प्रोत्साहन किया था उसमें आकर। इस प्रकार से आज सिंगल विंडो सिस्टम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, स्टार्टअप का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजी से उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के उन राज्यों की श्रेणी में आ गया है जो राज्य बहुत तेजी से जो है काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कानून बनाने हो, हमने कानून, चाहे वो यूसीसी का कानून हो, और यूसीसी का कानून महाराज जी यहां बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जब हम यूसीसी का कानून बनाने लगे तमाम प्रकार की आवाजें आने लगी, अरे भाई यूसीसी के कानून का प्रावधान भारत का संविधान बनाने वाले जितने संविधान निर्माता थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और वो पूरी टीम अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए थे कि देश के अंदर रहने वाले, कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और संविधान निर्माताओं की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम, व्यवहारिक स्तर पर लाने का काम किसी राज्य ने सबसे पहले किया है तो देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। भाइयों बहनों, और अब हम कानून बनाते हैं, भारत के संविधान की आत्मा को धरातल पर लाते हैं, व्यवहारिक रूप में उतारते हैं। आप जैसे पूज्य संतगणों ने मुझे यहां भी मेरी पीठ थपथपाई, मुझे मेरे सर पर अपना हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया, और प्रयागराज में भी हजारों हजार की संख्या में मेरा अभिनंदन किया। मैंने कहा ये मेरा अभिनंदन नहीं है, ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता का अभिनंदन है। और पूरे देश भर के अंदर जितने राष्ट्र समर्थक लोग थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया कि आपने कानून बनाया है। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे भाई, हम तो सबकी अच्छाई के लिए बना रहे हैं, क्या धर्म के आधार पर किसी को महिलाओं की खुली छूट की आजादी दे देनी चाहिए? क्या देनी चाहिए? क्या भाइयों बहनों, हमने इसको बंद किया कि देश के अंदर ये 3 तलाक नहीं चलेगा, देश में बहु विवाह नहीं चलेगा, हलाला नहीं चलेगा, इद्दत नहीं चलेगा। हमने सबकी सुरक्षा का कानून लाए हैं जिसमें बच्चों का भी ध्यान रखा जाएगा। हमारी मातृशक्ति के लिए जो देश की आजादी के 50% हैं, उस 50% आबादी का 100% का कानून लाने का काम हमने किया है, 100% सुरक्षा और सशक्तिकरण लाने का काम किया है। लेकिन उनके पेट में दर्द हो गया। वो कहने लगे कि इसमें एक लिव इन रिलेशनशिप, आपने देखा होगा, वो कहने लगे, मेरे बहुत सारे युवा लोग हैं जो यहां पर, मैं उनको आज बताना चाहता हूं, आप लोगों को आगे भी ये बात जिस प्रकार से भ्रामक रूप से फैलाई गई, अफवाहें फैलाई गई, फैब्रिकेटेड चीजें आगे बढ़ाई गई कि लिव इन को हमने मान्यता दे दी। भाइयों बहनों, हमने मान्यता नहीं दी लिव इन को। मान्यता भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, पहले से ही दे रखी है। हमने तो केवल इतना किया है, भारत के, कोई बात नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, राज्यों के उच्च न्यायालयों ने दी है, संविधान में उसका प्रावधान हो गया। हमने केवल इतना किया कि आज जो बच्चे ऐसे संबंधों के आधार पर रहते हैं, उनके माता पिता को जरूर जानकारी होनी चाहिए कि उनके बच्चे कहां रहते हैं, क्योंकि ऐसे संबंधों पर रहने वाले बच्चे कई बार अच्छे संबंध होते हैं, कई बार उनके संबंध खराब हो जाते हैं,
और आपने सुना होगा दिल्ली में एक केस हुआ था 2022 में, एक बिटिया श्रद्धा बालकर, आफताब हैवान नाम उस हैवान ने उस हमारी बिटिया श्रद्धा बालकर को उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज के अंदर डाल दिए, एक एक टुकड़ा करके जो है जंगल में फेंक कर आने का काम किया। उनके माता पिता सोचते रहे सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरी बेटी जिंदा है। कोई ऐसा हैवान आफताब नाम का अब इस प्रकार की हैवानियत न कर सके, इसका हमने प्रावधान किया है। इसकी शुरुआत हमने उत्तराखंड से की है कि जानकारी हो इस प्रकार का काम, ये तो उनकी सुरक्षा का काम किया है हमने। और आपस में संबंध होते हैं तो कई बार अन्य प्रकार की कानूनी चीजें होती हैं, फिर मामला जाता है कोर्ट में, कचहरी में, न्यायालय में, पुलिस में, और पूरी जिंदगी भर। और जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उनके माता पिता के पास उसके बाद रोने के सिवा कोई काम नहीं रहता है। भाइयों बहनों, हम ये कानून लाते हैं, पूज्य महाराज जी, तो उनका पेट दुखता है। अब बताइए, उनका पेट दुखे तो दुखे, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को उनके लिए असुरक्षित वातावरण नहीं देना चाहते हैं। देवभूमि से गंगा निकलती है और देवभूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उसी प्रकार से ये यूसीसी की जो गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, उसका अनुसरण अन्य राज्य भी करने लगे हैं। आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देने वाली है। मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने नकल का कानून बनाया, उसके कारण से आज 28,000 हमारे नौजवानों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को बिना नकल के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी पक्षपात के, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां मिली हैं। और अब 28,000 का आंकड़ा पूरा हो गया है, 2,000 इसमें और जुड़ने वाले हैं। 2,000 अभी अगले एक महीने के अंदर, अगले एक महीने के अंदर इसमें 2,000 और जुड़ जाने वाले हैं। पुलिस विभाग के 2,000 हमारे कांस्टेबलों की जो भर्ती माननीय उच्च न्यायालय में रुकी हुई थी, उसको भी रिजल्ट निकाल दिया गया है। और जब उनको अभी नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे तो ये संख्या 30,000 क्रॉस हो जाएगी। और अगले एक साल में हमने कैलेंडर बनाया है, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले भी नहीं हैं, और राज्य के हित में कोई निर्णय लेने में एक पल की भी देरी भी नहीं करने वाले हैं। 12,000 नियुक्तियां और करेंगे। हमने धर्मांतरण रोकने का कानून बनाया, मुझे पूज्य संतगणों ने आशीर्वाद दिया, हमारे देश भर के लोगों ने उसका प्रोत्साहन किया। लेकिन इसमें भी उन्हीं को जो तुष्टीकरण करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, अपने समय में काम न करने वाले, उनको फिर परेशानी हो गई। उनको लगा कि ये काम हम तो कर नहीं पाए, हमारी तो मंशा भी नहीं थी, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कैसे कर दिया, पुष्कर सिंह धामी ने कैसे कर दिया। भाई फिर वही काम, हमने लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करी। हमने अतिक्रमण हटाया, 12,000 एकड़ सरकारी जमीनें अभी तक हमने खाली करवा दी। हम मदरसा बोर्ड भंग करते हैं भाइयों बहनों। हमने कहा हम अल्पसंख्यक शिक्षा में सबके लिए समान कानून लाएंगे, उसमें सुधार का कानून लाएंगे। हम सिख भाइयों को भी लाए, आज मेरे पगड़ी वाले भाई बहुत दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। हम जैन समाज के लोगों को भी लाएंगे, हम इसमें पारसी समुदाय के, ईसाई समुदाय के, बौद्ध समाज के लोगों को भी इसमें हम सम्मिलित करेंगे। उससे भी उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे भाइयों बहनों। हमने ऐसे मदरसे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। हमें तो सभी बच्चे आगे आने चाहिए, सबको राष्ट्र के निर्माण में आगे आना चाहिए, आधुनिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, जिससे वह भी देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, जब हम ऐसे मदरसों पर ताला लगाने का काम हमने किया जहां केवल कट्टरता सिखाई जाती थी, नफरत फैलाई जाती थी, जहां केवल कबीलाई मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता था, उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती थी।
उसमें भी हमारे उन वोट बैंक के लोगों को उससे भी परेशानी होने लगी महाराज जी, उससे भी परेशानी होने लगी। जब हम कोई भी काम अच्छा करते हैं तो हमारे रास्ते में कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग बनने का काम करते हैं। लेकिन हमने भी सीख लिया जी, आप बैरिकेडिंग लगाइए, हम देखिए बैरिकेडिंग के आगे पीछे से निकल जाएंगे या ऊपर से निकल जाएंगे, पीछे से निकल जाएंगे और हमें जहां जाना है हम वहां पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाई भाइयों बहनों, हम किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं, हम जवानों के लिए भी काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी काम कर रहे हैं, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संत समाज, मुझे लोगों ने अभी बीच में पूछा कि हरिद्वार का जो हमारा पूरा हरिद्वार जो कुंभ क्षेत्र में आता है वो नितिन गौतम कहां चले गए, लग रहा निकल गए कहीं, तो उसको जो है क्या मान्यता होनी चाहिए, वहां पर किनका प्रवेश होना चाहिए, किनका नहीं होना चाहिए। मैंने कहा पुष्कर सिंह धामी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम वो काम करते हैं जिसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उनकी जो राय आती है, उनके जो सुझाव आते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। और उसके स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पूज्य संतगण, वो जैसा हमको सुझाव देंगे हम वैसा काम करेंगे। हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, जितने भी हमारे वहां के व्यापारिक संगठन है, और जो एक्ट है उसके अनुसार हम काम करेंगे। अभी कुंभ मेला आयोजित होने वाला है, उसकी तैयारियां हमने आप सबके आशीर्वाद से प्रारंभ कर दी है, वो ऐतिहासिक होगा। इस प्रकार से हम अनेकों काम कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए हमने गन्ने का मूल्य बढ़ाया, और बढ़ाया नहीं, उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक निर्णय था। हमने कहा, मुझे तमाम तरह से लोग कहने लगे कि आप बढ़ा देंगे, आप ये कर देंगे तो यहां पर जो है फाइनेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा फाइनेंस हम कहीं से भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों को उब भी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए हम जरूर काम करेंगे। किसानों के लिए आज चाहे नहर से मुफ्त जो है सिंचाई की योजना करनी हो, वो अभी हमने घोषणा की है, हम उस पर भी काम करेंगे। यहां पर जब भी किसान भाइयों को कोई भी परेशानी आती है तो पूरे हरिद्वार के लोग मेरे पास आते हैं, और हमने कभी 1% भी नहीं सोचा कि हमारे किसान भाइयों के लिए निर्णय लेने में कहीं पीछे हटना पड़े। हम हमेशा फ्रंट फुट पर आकर काम करते हैं उनके लिए, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। किसानों की आय दुगनी हो, किसान हर क्षेत्र में आगे आए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसको पूरा करने में हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। किसान भाई जब हर गांव को विकसित बनाएंगे, हर गांव को हरा भरा बनाएंगे, हर जगह पर आय को दुगना करेंगे, अच्छी पैदावार करेंगे, कम पैसों में अच्छी पैदावार होगी, मशीनों से खेती करेंगे, उस खेती से पैदावार बढ़ेगी, उनकी मेहनत कम होगी, तो विकसित भारत का सपना हमारा संकल्प होगा, साकार होगा, सिद्धि तक पहुंचेगा। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के लिए स्वामी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, और अभी इनके विशेष प्रयासों से जो हमारा शासकीय मद है, उसके अंतर्गत हरिद्वार जनपद के ब्लॉक बहादुराबाद में ये कांगड़ी से लेकर सज्जनपुर पीली तक आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ सुरक्षा के लिए हमने एक बड़ी धनराशि 96 करोड़ रुपए की अभी स्वीकृत करी है। उक्त योजना के कार्य गतिमान है, और योजना निर्माण के उपरांत कांगड़ी, ये जो आर्यनगर, श्यामपुर, नवाबाद एवं सज्जनपुर पीली ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होगी। यहाँ मॉडल डिग्री कॉलेज भी बन रहा है, बहादुरपुर जट में बन रहा है। अभी मुझे कुछ लोग घिस्सूपुरा के बगल वाले गांव के फेरूपुर
और एक और गांव है उसके बगल में, धनपुरा, घिस्सूपुरा, फेरूपुर। तो इस गांव से हमारा क्या संबंध है स्वामी जी? 2004 था, 5 था, 2005 में, 2004 में होली में कई किलोमीटर हम लोग वहां ढोल बजवाने के लिए होली में गए थे। तो मैं पूरे हरिद्वार को अपना परिवार मानता हूँ, एक एक गांव में गया हूँ, जगह जगह गया हूँ, जगह जगह बैठा हूँ, रहा हूँ, सोया हूँ, खाया है, आप सबके साथ पला बड़ा हूँ। इसलिए मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूँ कि सरचार्ज का मामला है और उसका हम परीक्षण करवा रहे हैं। परीक्षण करवा के जल्दी ही हम उस पर भी फैसला लेंगे, आपको अच्छी रिपोर्ट, अच्छा फैसला उस पर भी सुनाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी जो काम होगा, देखिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए पिछले चुनाव में थोड़ा सा हम लोग जागृत कम हुए, उसके कारण से बहुत सारा विकास का काम आगे बढ़ना था, बहुत सारे नव निर्माण होने थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें न्यूनता आ गई। अब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आगे हमारा जो हरिद्वार है, इसका स्थान ही इतना है। पूरे पूज्य हरिचेतनानंद जी ने बता दिया कि हम कौन सी जगह पर हैं। पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी ने बता दिया कि श्रद्धानंद जी की ये भूमि है, ये मां गंगा का तट है, देव स्थान है। और यहाँ की आवाज देश में नहीं पूरी दुनिया में जाती है। इसलिए आज आप लोगों को यहां पर एक बात बिल्कुल संकल्प लेकर जाना है यहां से कि आगे हमको ऐसा काम करना है कि इस स्थान की महिमा और बढ़े। और आज सनातन के लिए, यहाँ के धर्म स्थानों के लिए, मां गंगा के लिए, हमारे देव स्थानों के लिए, हमारे चारों धामों के लिए, या वहां से लेकर आदि कैलाश से लेकर मां पूर्णागिरी से लेकर जागेश्वर धाम से लेकर हेमकुंड साहब और धारी देवी जी से लेकर हमारे सभी स्थान जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नव निर्माण हो, ये भूतो न भविष्य पहले कभी नहीं हुआ भाइयों बहनों, ये पहली बार हो रहा है। इसलिए इसमें हरिद्वार पीछे नहीं रहना चाहिए। बताइए पीछे तो नहीं रहेगा हरिद्वार अब? अरे कम आवाज आ रही है, बताइए आप, हरिद्वार इसमें पीछे तो नहीं रहेगा? तो बस आज मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करते हुए और आप सबका धन्यवाद करते हुए, और मैं जिलाधिकारी जी से विशेष रूप से कि एक भी आवेदन जो इस चौपाल में आया है, एक एक आवेदन हमारे पास पहुंचना चाहिए। आप सारे हमारे एडीएम लगा दीजिए, एसडीएम लगा दीजिए, हमारे सारे तहसीलदार लगा दीजिए, सबसे एप्लीकेशनें इकट्ठी कर लीजिए। और स्वामी जी ने यहाँ आज रात्रि को यहाँ सबके लिए रात्रि भोजन का भी प्रबंध किया है, तो सब लोग आज यहाँ भोजन भी लेकर जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय